नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अबू आसिम आजमी का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा हमला, मुस्लिम आरक्षण खत्म करने फैसले से सियासत गरमाई। संजय राउत का बड़ा बयान, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन सिर्फ चुनावी नहीं, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हो रहे एकजुट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ईडी बनाम संघाल सरकार का टकराव, ममता बनर्जी पर जांच में बाधा के आरोप, सुनवाई 8 मार्च तक टली। मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी का बड़ा भांडाफोड़, फर्जी राजनयिक पाउच से कैप्सूल निगलने तक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की नई चालें बेनकाब। इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम की लगातार चौथी जीत, नीदरलैंड नेशनल क्रिकेट टीम को 17 रन से हराकर सेमीफाइनल के करीब। T20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम का विजय अभियान जारी है। इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज करते हुए नीदरलैंड नेशनल क्रिकेट टीम को 17 रन से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 193 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन ही बना सकी। शिवम दुबे ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 66 रन बनाए और 2 विकेट भी झटके, जिसके लिए उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को एक सफलता मिली। नीदरलैंड की ओर से बॉस डी लीड ने सर्वाधिक 33 रन बनाए, जबकि लोगन वॉन बीक ने 3 और आर्यन दत्त ने 2 विकेट हासिल किए। भारत की लगातार चौथी जीत उसे सेमीफाइनल की दहलीज की ओर करीब ले गई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में 5% आरक्षण रद्द किए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। अबू आसिम आजमी ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि साल 2014 में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मुस्लिम समुदाय को शिक्षा और सेवा क्षेत्र में 5% आरक्षण देने की घोषणा की थी, लेकिन इसे कानून का रूप नहीं दिया गया। उनका कहना है कि कोर्ट ने शिक्षा में आरक्षण लागू करने की बात कही थी, जबकि रोजगार से जुड़ा मामला लंबित था। आजमी ने आरोप लगाया कि बाद में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कोई कदम नहीं उठाया और केवल मराठा आरक्षण को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा उठाकर लोगों को भ्रमित कर रही है, जबकि मांग सामाजिक और आर्थिक आधार पर की जा रही है। आजमी ने राजेंद्र सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण की सिफारिश की गई थी। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए सभी वर्गों को न्याय मिलना जरूरी है और अल्पसंख्यकों को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। 2014 में जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी तो इन्होंने अनाउंस किया था कि मुस्लिम दबे कुचले पॉवर्टी लाइन से नीचे इन मुसलमानों को 5% एजुकेशन में और सर्विस में रिजर्वेशन दिया जाएगा और 16% मराठा समाज को दिया जाएगा। कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन में इनको तुरंत दे देना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट का अभी केस पेंडिंग है, रिजेक्ट नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार चाहती तो उस वक्त एक स्पेशल सत्र बुला करके जीआर निकाल देती तो ये कानून बन जाता, लेकिन कांग्रेस ने ये किया नहीं। 6 महीने के अंदर अध्यादेश लैप्स हो गया। जिस दिन लैप्स हो रहा था उसके एक दिन पहले या उसी दिन या 2 दिन पहले बीजेपी की सरकार थी, उसने मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं किया और उन्होंने मराठा रिजर्वेशन को पास कर दिया। ये लैप्स हो चुका था और ये बार बार कह रही बीजेपी कि धर्म के नाम पर किसी को रिजर्वेशन इस देश में नहीं मिलेगा। धर्म के नाम पर कोई मांगी है। बारामती प्लेन हादसे में अजित पवार की मौत के बाद जांच पर सियासत तेज हो गई है। एनसीपी नेता रोहित पवार ने इस मामले पर अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जांच की धीमी गति, पारदर्शिता की कमी और कई तकनीकी खामियों का आरोप लगाया है। ब्लैक बॉक्स के नष्ट होने,
फुल फ्यूल और अतिरिक्त ईंधन को लेकर भी शंकाएं जताई गई हैं। फ्लाइट मुहैया कराने वाली कंपनी और विमान की तकनीकी स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। रोहित पवार ने सीबीआई जांच, रिटायर्ड जज की निगरानी में समिति और डिजिटल सबूतों की जांच की मांग की है। उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील करते हुए साजिश की आशंका भी जताई है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये हादसा था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? देखिए रोहित पवार के इन्वेस्टिगेशन पर ये रिपोर्ट। बारामती प्लेन हादसे की जांच को लेकर नए विवाद सामने आए हैं। रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियां काम तो कर रही हैं, मगर बेहद धीमी गति से। उनका कहना है कि कई अहम सवालों पर अब तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का भी आरोप लगाया। रोहित पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच पर जोर दिया। उनके मुताबिक जांच में देरी से संदेह और गहरा रहा है। सच्चाई सामने लाने के लिए तेज और पारदर्शी जांच जरूरी बताई गई है। हादसे के ब्लैक बॉक्स को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए। रोहित पवार ने ब्लैक बॉक्स के नष्ट होने की थ्योरी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉक्स 1100 डिग्री तापमान तक सह सकता है। ऐसे में विस्फोट में उसके नष्ट होने की बात समझ से परे है। ब्लैक बॉक्स के बारे में देखो, 1100 इज एवरेज, लेकिन अगर आउटर पार्ट देखो वो 1600 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर हो और 1100 ओवरऑल एवरेज की बात करें, वो भी 1 घंटा कंटिन्यूअस आग में डाल दिया 1100, तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए बाहर का जो आउटर लेयर है टाइटेनियम का है, 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वो ले सकता है। उसके अंदर एक है, उसके अंदर मुझे प्लेन जिस मटेरियल का बना होता है वो मटेरियल सबसे अंदर होता है, उसके अंदर वो टेक्निकल जो डेटा होता है वो होता है। इसके कारण ये जो बता रहे हैं वो बहुत गलत चीज़ है। और आपको मैंने बताई कि जो रजिस्टर किया जाता है प्लेन, जो यूएस से आया था उसमें 30 मिनट का रिकॉर्डिंग वहाँ पे था, और जो डीजीसीए नॉर्म्स है वो 2 घंटा बोलते हैं, तो वहाँ पे भी इनकी गलती है। तो वीएसआर को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अलग लेवल तक नहीं जानी चाहिए, एक्चुअल पॉइंट तक नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहाँ पे तो डीरेल ये इन्वेस्टिगेशन को करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हम। और ये बात हमने बोली थी कि ब्लैक बॉक्स का कारण लाएंगे, और जो हमने बोला उसमें से 6-7 चीज़ें वहाँ पे हुई है, इसलिए डाउट और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। विमान में भरे गए फ्यूल को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। रोहित पवार ने पूछा कि जब विमान को लंबी दूरी तय नहीं करनी थी तो फुल फ्यूल क्यों भरा गया। उन्होंने दावा किया कि विंग्स में मौजूद टैंक भी पूरी तरह भरे हुए थे। इसके अलावा विमान में अतिरिक्त ईंधन के कैन होने की भी आशंका जताई गई। देखो, हेलीकॉप्टर जब उड़ाया जाता है तो करीबन 2000 से 2500 आवर्स, डिपेंडिंग एयरबस का है कि बेल का है। अगर आप प्लेन की बात करें तो 5000 आवर्स का इंजन का लाइफ होता है। मतलब वो 5000 तक गया तो इंजन कितना भी अच्छा हो तो निकालना होता है, वो बदलना होता है, दैट इज़ अ नॉर्म। तो ये जो 5000 उसका लाइफ था। दादा का एक्सीडेंट जब हुआ, आज अगर उसका लाइफ देखो तो 4915 है, मतलब 85 आवर्स सिर्फ बाकी है। अगर वीआईपी, अगर हम ट्रैवल करते हम भी देखते हैं 500 घंटा बाकी है क्या, 600 घंटा बाकी, हम देखते हैं। तो यहाँ पे तो वीआईपी ट्रैवल कर रहा है, तो एरो कंपनी ने ये चेक नहीं किया था क्या? वीएसआर ने ये चेक नहीं किया था? जो शर्मा और दूसरा जो दड़वी करके अधिकारी है उसने नहीं किया था? डायरेक्टर जो महाराष्ट्र के एविएशन के, उन्होंने वो नहीं चेक किया था? क्योंकि ये सब वहाँ पे चैट पे, कोई भी वहाँ पे चेक नहीं किया। और दादा को जो प्लेन दिया पेपर पे वो 85 आवर्स सिर्फ बाकी थे, लेकिन अगर हनीवेल के साथ अगर बात करो और उन्होंने जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दिया तो ये प्लेन एक इंजन 8-8 हज़ार घंटे तक वहाँ पे गया था। मतलब उसका लाइफ 5000 है, उसका 5000 लाइफ क्रॉस करके 8000 तक वो गया होगा। मतलब उस इंजन में अभी कुछ भी बाकी नहीं होगा, ऐसी आज की परिस्थिति है। और उसमें वीआईपी, वो भी दादा के लेवल का वीआईपी ट्रैवल करता है, तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वीएसआर को बंद किया जाए, सब प्लेन्स नीचे आप उतारो। पायलट जो आज उड़ा रहे उनके सेफ्टी का भी विषय है। रोहित पवार ने फ्लाइट उपलब्ध कराने वाली वीएसआर कंपनी पर भी निशाना साधा है। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि जांच में देरी दस्तावेजों में हेरफेर के लिए हो सकती है। उन्होंने कंपनी के मालिक और उनसे जुड़े लोगों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं।
VSR नाम की ये जो कंपनी है उसके जो ओनर्स है VK सिंह और रोहित सिंह, इनको बहुत बड़े नेताओं का और बिजनेसमैन का सपोर्ट है। उनको सेफ रखने की कोशिश वहाँ पे की जा रही है VSR को। अगर ये इतना बड़ा एक्सीडेंट, बड़ा नेता वहाँ पे जाने के बाद, गुजर जाने के बाद भी अगर ये फ्लाइंग कर रहा है VSR, तो डेफिनेटली वहाँ पे किसी का तो सपोर्ट है। रोहित पवार ने विमान की तकनीकी स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विमान की हालत खराब थी और इसकी जांच जरूरी है। विमान की इंश्योरेंस वैल्यू 55 करोड़ रुपए बताई गई, जबकि उसकी कुल देनदारी 210 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक और तकनीकी दोनों तरह से संदिग्ध स्थिति है। रोहित पवार ने दावा किया कि विमान की संरचना मजबूत धातुओं से बनी होती है, ऐसे में तकनीकी खामियों को छुपाना आसान नहीं है। उन्होंने तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जांच की मांग की है। एक तो ये जो प्लेन रजिस्टर हुआ, ये तो पुराना प्लेन है, US से लाया गया है। बहुत सारे अलग अलग देशों से प्लेन लाया गया। ये लेयरजेट नाम का जो प्लेयर का ब्रांड है, बम्बार्डियर कंपनी का, तो उसमें जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो स्पेसिफिकेशंस अगर बाहर के देश में, अगर US में, तो अलग होते हैं। और इंडिया के जो DGCA होता है या जो भी अथॉरिटी है, कंट्रोलिंग एजेंसी, उसके जो नॉर्म्स है वो अलग होते हैं। अगर वो नॉर्म के हिसाब से उस प्लेन में वो सिस्टम नहीं होगा, जो मॉडल नंबर है, जो अभी इन्वेस्टिगेशन उनका जो भी इंफॉर्मेशन बाहर आ रहा है उसमें मॉडल नंबर ही उन्होंने गलत किया है। तो इस तरीके का अगर मॉडल नंबर पे ही अगर आप टेक्निकली गलत करते हो तो इन्वेस्टिगेशन कैसे आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, ऐसे हम सबका कहना है। इसलिए बहुत सारे फ्लॉज है। और रोहित पवार ने जांच के लिए कंट्रोलिंग बॉडी बनाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि इसमें रिटायर्ड जज और विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इसमें शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी चाहे तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं। अजीत पवार की पार्टी के नेता भी कमेटी में लिए जाएं, ऐसी उन्होंने मांग की है। CID जब भी ये CID ये महाराष्ट्र की एजेंसी है, उनको काम क्यों दिया गया है? बिकॉज उसको एक क्रिमिनल एंगल है, इसलिए CID का नाम आगे आया था। जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है वो DGCA के माध्यम से वहाँ पे किया जा रहा है, वो जो उनकी एक अलग बॉडी है वो। और अभी देखो, जब महाराष्ट्र की एक आध एजेंसी CID काम कर रही है, तब अजय दादा का पक्ष बोल रहा है कि नहीं, अभी CID ठीक है, अभी CBI को दे दो, मुझे केंद्र सरकार को वहाँ पे दो। अभी CBI भी वहाँ पे करेगी, CID वहाँ पे करेगी, अलग अलग एजेंसी किया जाएगा। हमारी मांग है फ्रांस, UK, US, वहाँ के जो एजेंसी हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में नाम लिए थे उनको भी ले लो, लेकिन इसको एक गवर्निंग बॉडी रखो। अभी हम चाहते थे महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसका प्रमुख रहे। अभी ठीक है, वो नहीं रहे, तो कोई है ही नहीं हमारे यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन महाराष्ट्र में। तो फिर केंद्र सरकार का जो पार्लियामेंट है, वहाँ की राहुल गांधी जी, उनको ले लो, कुछ MP को ले लो, कुछ MLA को ले लो, अजय दादा के पक्ष के लोगों को वहाँ पे ले लो, कुछ एक्स जजेस को ले लो, एक्स अधिकारी को ले लो, एक बॉडी वहाँ पे करो ताकि ट्रांसपेरेंट वहाँ पे एक सर्वेलेंस, या जो भी सर्वेलेंस नहीं लेकिन एक कंट्रोल वहाँ पे रहेगा। उसके नीचे CBI, फिर मंत्री को भी, अगर मुख्यमंत्री साहब को भी आना है वो भी आ सकते हैं, केंद्र सरकार के लोगों के आना आ सकते हैं, और उसके नीचे फिर CBI, CID, अलग अलग जो भी एजेंसी वो उनके नीचे रहेंगे। तो एक कंट्रोलिंग बॉडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से आज तक इंक्वायरी हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, वो अच्छी तरीके से नहीं हुआ, ऐसे हम सबको दिखता है। रोहित पवार ने इस दौरान एक सोशल मीडिया हैंडलर पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके आधार कार्ड को सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अजीत दादा की मौत को राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र के एक प्रभावशाली नेता का उस व्यक्ति को समर्थन है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है। रोहित पवार ने कहा कि न्याय मिलने तक वो चुप नहीं बैठेंगे। उनका कहना है कि सच सामने आना चाहिए कि अजीत दादा पवार की मौत एक हादसा था या फिर एक बड़ी साजिश। ये ठक्कर नाम का है, क्या नाम उसका, सुमित ठक्कर नाम का एक ट्रोलर है, वो ऑफिशियली BJP का ट्रोलर है। उसके पास अगर आप देखो तो मेरा आधार कार्ड उसने ट्वीट किया है। अभी हम इंफॉर्मेशन किस तरीके से निकाल रहे हैं, उसके लिए क्या कष्ट लेना पड़ता है वो हमको मालूम है। मेरे आधार कार्ड और मेरे साथ जो VIP क्रिकेटर थे उनका आधार कार्ड ओपनली पब्लिकली ठक्कर वहाँ पे पब्लिश करता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसने वो इन्फॉर्मेशन दी क्या,
या सरकार में से किसी ने उसको इन्फॉर्मेशन दी क्या, और वो जानबूझ के कहाँ पे हमने बीजेपी पे बात की है। अगर बीजेपी पे या कोई भी राजकीय पॉलिटिकल नेता पे अगर हम बात नहीं कर रहे, पॉलिटिकल एंगल इसको नहीं दे रहे, तो पॉलिटिकल ट्रोलर मेरे को क्यों ट्रोल कर रहे हैं। और ये ठक्करी जो व्यक्ति है, 2 दिन पहले उसने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट 2-3 जन के पास है, वो हमको देने वाले अभी तक उन्होंने नहीं दी। उसमें उसने लिखा था कि 2 दिन में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा भूकंप होने वाला है, पॉलिटिकल भूकंप होने वाला है, लेकिन 7-7.5 मिनट में ही वो ट्वीट उसने डिलीट की। तो ये ठक्कर कौन है? ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो वो खुद के लेवल पे वो ट्रोल हमको कर रहा है, या उसकी ट्रोल आर्मी जानबूझ के हम जो विषय मान रहे उसके अगेंस्ट वो ट्रोलिंग वहां पे कर रहा है, तो उसको किसी ने बताया है या खुद कर रहा है, ऐसा प्रश्न निर्माण होता है। और बीजेपी और किसी भी नेता के ऊपर न बोलते हुए भी अगर बीजेपी की ट्रोल आर्मी हमको ट्रोल कर रही है, तो फिर हम अभी बीजेपी पे भी शंका ले क्या, ऐसा प्रश्न हमको अभी पड़ रहा है। बारामती प्लेन हादसे को लेकर उठ रहे सवालों ने जांच एजेंसियों साथ ही महाराष्ट्र सरकार दोनों को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ब्लैक बॉक्स से लेकर पेट्रोल कैन, साथ ही तकनीकी खामियों से लेकर साजिश की आशंका तक अब हर पहलू जांच के घेरे में है। इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता की मांग अब तेज होती नजर आ रही है। क्या वाकई ये एक हादसा था या फिर किसी बड़ी कहानी की साजिश? इन सब तमाम सवालों के जवाब अब जांच होने के बाद ही सामने आ सकेंगे। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में 17 फरवरी की रोज पहले टीपू सुल्तान का प्रतीकात्मक पुतला जलाने का मामला सामने आया, जिसके बाद देर रात में ही स्थानीय मुस्लिम युवकों द्वारा टीपू सुल्तान की तस्वीर को दूध से अभिषेक किया गया, जिसके बाद इलाके में माहौल काफी गर्म हो गया। अब इस घटनाओं के बाद ये विवाद और बढ़ता दिख रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक शहर में कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सकपाल के बयान के बाद टीपू सुल्तान और हर्षवर्धन सकपाल के प्रतीकात्मक पुतलों का दहन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन दिवंगत अजीत पवार की एनसीपी पार्टी से जुड़े विधायक संग्राम जगताप के नेतृत्व में सकपाल हिंदू समाज की ओर से किया गया। बताया जा रहा है कि टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से किए जाने को लेकर यह विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके चलते कई राज्य के हिस्सों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं पुतला दहन के विरोध में रात बीतने से पहले ही अहिल्यानगर के आशा टॉकी क्षेत्र में मुस्लिम युवकों ने टीपू सुल्तान की तस्वीर पर दूध से अभिषेक किया और पुतला दहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाकों में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। के अंदर एक हादसा हुआ जिसको हम बड़े निंदनीय तौर पर देखते हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान जो फर्स्ट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिनकी काबिलियत के ऊपर पूरी दुनिया फ़ख्र करती है और हम बहैसियत मुसलमान हिंदुस्तानी हम लोग भी फ़ख्र करते हैं। हुआ यूँ कि कुछ नापाक हाथों के तहत अहमदनगर के अंदर हम हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का पुतला जलाया गया। तो वो एक स्वतंत्र इस देश के लिए लड़े और शहीद हुए, जिनका संविधान के अंदर फोटो है और ये संविधान का अपमान है। ऐसा हमारे समाज की तरफ से हमने कोतवाली के जो हमारे पीआई साहब हैं उनको रिक्वेस्ट की कि उसके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें अफसोस हुई कि नाम की बेअदबी की गई। तो हमारे कुछ भाइयों ने मस्जिद के सामने हज़रत टीपू सुल्तान का जो फोटो था उसको दूध से नहलाकर उनका अभिषेक किया कि नापाक हायतों को हम वो रोक तो नहीं पाए, लेकिन वो नापाक हाथ के वजह से जो गंदगी उनको लगी थी वो हमने दूध से धो दिया, जिस तरीके से हमारे को संवैधानिक अधिकार है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देखिए, हज़रत टीपू सुल्तान को इस देश के अंदर जब आज़ादी का मौका रहा तो इन्होंने गोरों को भगाया, वो गोरों को भगाते हुए शहीद हुए और इस देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा उनका योगदान रहा। और फर्स्ट मिसाइल मैन का खिताब, जिनकी मिसाइल और जिनकी टेक्नोलॉजी आज भी गोरे यूज़ करते हैं हिंदुस्तान, और वो गोरे आज भी हज़रत टीपू सुल्तान को हिंदुस्तानी बोलते हैं। मैं एक शेर आपको बताना चाहूँगा कि हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में एक गोरे ने लिखा कि अगर हज़रत टीपू सुल्तान ना होते तो वो 3 ही महीने में हिंदुस्तान को फतह करते। और हज़रत टीपू सुल्तान का जो मर्तबा है हमारे देश के अंदर इस तरीके से रहा कि श्रीरंगपट्टनम का नाम बदलकर उन्होंने कभी नहीं किया। इस देश के लिए सारी चीज़ें उन लोगों ने शहादत देकर और मिसाइल से योद्धा बोलकर कैसा देश को आज़ाद कराया जाता है, वो हमारे लिए हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले थे, है और हमेशा ऊँचे रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।